दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है। सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के अंतर्गत उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। इसमें सबसे पहले हम उत्सर्जन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, एल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में से कौन उत्तरदायी है? आपको बताना है। ऑप्शन है यकृत, फुफ्फुस, हृदय या फिर वृक्क। तो सही उत्तर है यकृत यानी ऑप्शन ए। दोस्तों यकृत एल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी है। यकृत जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निराविशन करता है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितनी मात्रा में पेशाब करता है? ऑप्शन है 1.5 लीटर, 3 लीटर, 6 लीटर या 9 लीटर। तो सही उत्तर है 1.5 लीटर। दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है। मूत्र हल्का अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 6 होता है। यह पीले रंग का होता है और मूत्र का रंग उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के फलस्वरूप होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है और मूत्र में लगभग 91 से 96% मात्रा जल की होती है। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो सही उत्तर है यूरोक्रोम। दोस्तों आप जान लीजिए कि मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है और इसे यूरोबिलिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। सही नहीं है। दूसरा है, बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है और वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। तो केवल और केवल 2 आपका सही है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि मनुष्य सहित दूसरे स्तनियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क यानी किडनी पाए जाते हैं और वृक्क में वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन पाई जाती है जो कि उत्सर्जन की इकाई होती है। रक्त वृक्कीय धमनी से वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पूर्व जाता है और बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है और वृक्कीय शिरा में रक्त के वापस भेजा जाता है। और आप जान लीजिए कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। कथन 1 में कहा गया है कि वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी में वापस जाता है, लेकिन सही है कि जो है रक्त वृक्कीय धमनी से वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पूर्व ही जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है डायलिसिस, हीमोलिसिस, ओस्मोसिस या पैरालिसिस। तो सही उत्तर है डायलिसिस, ऑप्शन ए। दोस्तों मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है। ये रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया तथा यूरिक अम्ल आदि को पृथक करता है और रक्त के परासरणी दाब और उसकी मात्रा का नियमन करता है। अगला प्रश्न है, डायलिसिस किससे संबंधित है? यकृत, वृक्क, आँखें या फिर मस्तिष्क। तो सही उत्तर है डायलिसिस वृक्क या किडनी से संबंधित है। डायलिसिस को हिंदी में अपोहन कहते हैं। अपोहन क्रिया वृक्क से संबंधित है जो कि कृत्रिम वृक्क के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग उस समय किया जाता है जबकि दोनों वृक्क अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थ का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा आर पार होना विसरण सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। इसमें रुधिर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होता है और डायलिसिस घोल विपरीत दिशा से प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, अपोहक जिसके कार्य संपादन के लिए प्रयुक्त होता है वो क्या है?
तो आप जान लीजिए अपोहक या डायलिसिस जो है वो वृक्क के कार्य संपादन के लिए प्रयुक्त होता है। जब वृक्क किन्हीं कारणोंवश क्षतिग्रस्त हो जाता है और रुधिर को साफ नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में रुधिर को साफ करने के लिए यानी इसमें से उत्सर्जी पदार्थ अलग करने के लिए अपोहक या डायलाइजर का प्रयोग किया जाता है, जो कि कृत्रिम वृक्क या आर्टिफिशियल किडनी के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें केवल एक ही कथन सही है, 3 गलत हैं। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, गलत है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, सही नहीं है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये आपका सही है। और शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है, ये भी सही नहीं है। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर वृक्क या किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ये रुधिर से नाइट्रोजन, यौगिक, यूरिया और यूरिक अम्ल आदि को पृथक करता है और रक्त के परासरणी दाब यानी ओपी और उसकी मात्रा का नियमन करता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है देख सकते हैं कि आंत, आमाशय, प्लीहा या गुर्दा। तो सही उत्तर गुर्दा। दोस्तों यूरिया अति सूक्ष्म निस्यंदन क्रिया द्वारा रुधिर से गुर्दा द्वारा पृथक कर दिया जाता है, क्योंकि यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ है जिसका शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है। इस प्रकार यूरिया मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। तो याद रखिएगा यूरिया जो है वो गुर्दा के माध्यम से रक्त से पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? ऑप्शन है न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन या रेस्पिरेशन। तो सही उत्तर है एक्सक्रीशन। दोस्तों मानव में गुर्दे या किडनी उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। रुधिर को छानकर इसमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना गुर्दे का मूल कार्य होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है, आपको बताना है। तो 1000 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी या फिर 500 सीसी। तो सही उत्तर है 1200 सीसी। दोस्तों आप जान लीजिए कि वृक्क मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव वृक्क लगभग प्रतिदिन 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है और लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। अगला प्रश्न है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? ऑप्शन है शरीर में वसा, शरीर में प्रोटीन, रक्त में शर्करा या रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। तो सही उत्तर है शरीर में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ एकत्र होता है। शरीर में उपापचय या मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि। और किडनी अति सूक्ष्म निस्यंदन क्रिया द्वारा इन्हें रुधिर से अलग करके मूत्र के रूप में बाहर निकालने में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, सही है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, सही नहीं है। यूरिया को छानकर बाहर करना, सही है। और कई हार्मोनों का स्रावण करना। तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण ये गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए कि अग्न्याशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। अन्य 3 विकल्प मानव गुर्दे के समान कार्य हैं। अगला प्रश्न है, मानव वृक्क अस्मरी यानी किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? यूरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट या कैल्शियम सल्फेट। तो दोस्तों जो पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। वृक्क की पेल्विस में खनिज लवण या कैल्शियम ऑक्जेलेट में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण वृक्क में पथरी या अश्मरी बनती है। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है किसकी? तो उत्तर है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? तो आप जानते हैं कि मानव गुर्दे में पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बनती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है क्या है? गंधक, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आप जान लीजिए कि शरीर के तापमान को नियमित या विनियमित करने के लिए तरल के रूप में त्वचा द्वारा पसीने को उत्पन्न किया जाता है। इसमें खनिज, अम्ल और यूरिया भी मौजूद होते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि तत्व पाए जाते हैं। तो सही उत्तर उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक हो जाएगा। उत्सर्जन तंत्र के बाद आइए तंत्रिका तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है कि मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? 8, 12, 25 या 31? तो सही उत्तर है 12 जोड़ी। दोस्तों स्पाइनल कार्ड या कशेरुक रज्जु में दोस्तों आप जान लीजिए कि 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिन्हें रीढ़ की सुषुम्नीय यानी स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। ये तंत्रिकाएं हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, श्रवण ज्ञानेंद्रियों आदि को सुषुम्ना यानी मेरु रज्जु से जोड़ती है। शरीर में स्थित कपालीय अर्थात क्रैनियल तंत्रिकाएं जो होती हैं वो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, जिनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। तो आप जान लीजिए दोस्तों कि मनुष्य में जो कपाल तंत्रिका है वो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है और कशेरुक रज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं कशेरुक रज्जु में से, जिन्हें रीढ़ की स्पाइनल तंत्रिकाएं कहा जाता है। आप जान लीजिए कि शरीर में स्थित कपाली अर्थात क्रैनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़े होती हैं, जिनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न है कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कार्ड में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? ऑप्शन है 13, 31, 33 या फिर 32। तो अभी अभी आपने पढ़ा है 31 जोड़ी तंत्रिकाएं कशेरुक रज्जु से स्पाइनल कार्ड से होते हुए निकलती हैं। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए या उपर्युक्त तीनों के लिए? तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों के लिए। दोस्तों मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण और शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी है। मेडुला जो होती है वो पश्च मस्तिष्क का भाग है, जो ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर सुषुम्ना से जुड़ा होता है और हृदय गति, रक्तचाप आदि पर अपना नियंत्रण रखता है। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ये शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो दोनों ही कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों मानव मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने और शरीर संतुलन दोनों के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रियाओं या रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन है प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में या तंत्रिका कोशिका में। तो सही उत्तर कशेरुक रज्जु में। दोस्तों आप जान लीजिए शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं या रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कशेरुक रज्जु द्वारा होता है। इसमें हम उद्दीपन यानी स्टिमुलस को ग्रहण करते हैं और स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया की 2 प्रमुख श्रेणियां अबंधित यानी अनकंडीशनड और अनुबंधित यानी कंडीशनड होती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर हम पैर को पीछे की ओर खींच लेते हैं। अगला प्रश्न है सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? सुई चुभाने पर कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? त्वचा, मस्तिष्क, हृदय या नेत्र? तो सही उत्तर है मस्तिष्क। दोस्तों सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द नहीं महसूस करेगा। मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं या पेन रिसिपेटर्स का अभाव होता है। अगला प्रश्न है मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो ऑप्शन है मेडुला ऑब्लांगाटा, सेरिब्रम, ब्रेन केविटी या सेरिबेलम। तो सही उत्तर है सेरिब्रम में। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और ये ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है प्रतितृप्ति और प्यास
प्रतितृप्ति और प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित हैं, आपको बताना है। तो ये सही उत्तर आपका हो जाएगा हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र बिंदु मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। रक्तदाब, जल का उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि इसके द्वारा ही नियंत्रित होता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है क्या? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम या मेडुला? तो सही उत्तर है हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापक्रम। ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, न जाड़ों में घटता है न गर्मियों में बढ़ता है, या जाड़ों में बढ़ जाता है। तो सही उत्तर है न जाड़ों में घटता है न गर्मियों में बढ़ता है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे? तो मानव शरीर का तापक्रम साधारणतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भले ही कितनी सर्दी अथवा गर्मी क्यों न हो, शरीर का तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहता है। मानव शरीर के तापक्रम को स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का कंट्रोलर होता है। हाइपोथैलेमस का एक भाग उच्च तापक्रम को तो दूसरा भाग निम्न तापक्रम को बनाए रखने का कार्य करता है। जब शरीर का तापक्रम उच्च होने लगता है तो नियंत्रक केंद्र त्वचा को एक संदेश भेजता है। इस संदेश के कारण पसीना बहने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और पसीना शरीर का ऊष्मा भार कम करके तापक्रम बढ़ने से रोकता है। जब शरीर का तापक्रम सामान्य से नीचे जाने लगता है तो दूसरा नियंत्रक केंद्र अपने संदेश द्वारा उपापचय तथा पेशियों की क्रिया को बढ़ाकर ऊर्जा उत्पन्न करने की व्यवस्था कर देता है और तापक्रम स्थिर बना रहता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापक्रम होता है कितना? तो सही उत्तर है दोस्तों, मानव शरीर का तापक्रम जो है 98.6, यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो याद रखिएगा, 1851 में जर्मन चिकित्सक कार्ल रीनहोल्ड आगस्ट वुंडरलिच ने कई व्यक्तियों के तापमान रिकॉर्ड करने के बाद घोषित किया था कि सामान्य मनुष्य के शरीर का तापक्रम 98.6 फ़ारेनहाइट अथवा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन पैमाने पर शरीर का तापक्रम 273 + 37 यानी 310 केल्विन होता है। तो याद रखिएगा, सामान्य शरीर का जो तापक्रम है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना है? तो सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? ऑप्शन है अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा या पोन्स। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए, मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों द्वारा मनुष्य की सभी गतिविधियों का संचालन और नियमन किया जाता है। मानव के पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन या रामबेनसेफेलान के अंतर्गत मस्तिष्क पुच्छ या मेडुला ऑब्लांगेटा आता है, जिसे प्राय मेडुला कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है और ये ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर सुषुम्ना से जुड़ा होता है और ये भोजन निगरण यानी स्वॉलोइंग और उल्टी यानी वोमिटिंग, हृदय स्पंदन, हार्टबीट की दर और प्रबलता, खांसने छींकने आदि का नियमन केंद्र होता है। तो याद रखिएगा, जो है मानव शरीर में इसका मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये मानव की कई गतिविधियों जैसे भोजन के निगलने, उल्टी, हृदय स्पंदन और खांसने छींकने इत्यादि का नियमन केंद्र होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो सामान्य विज्ञान के जीव विज्ञान के अंतर्गत उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।